विज्ञान परिषद के महानिदेशक आदरणीय डॉक्टर महापात्रा जी, आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय AK सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित हमारे किसान परिवार में देश भर में श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित ऐसे हमारे प्रगतिशील किसान आदरणीय कमल सिंह चौहान साहब, आदरणीय चंद्रशेखर सिंह जी, आदरणीय सुल्तान सिंह जी, कर्नल देसवाल जी, सरदार प्रीतम सिंह जी, श्रीमती कृष्णा यादव जी, श्रीमान डबाज साहब, डॉक्टर इंद्रमणि मिश्रा जी और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकगण और पूसा मेले में उपस्थित इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हमारे देश के सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, पूसा कृषि विज्ञान मेला कृषि के क्षेत्र में देश का प्रतिष्ठित आयोजन है। यह आयोजन एक तरफ किसानों को एक दूसरे से मिलने का भी अवसर प्रदान करता है। यह आयोजन एक किसान दूसरे किसान को अपने अनुभव से लाभान्वित करता है। यह मेला किसानों को तकनीक से जोड़ता है और यह मेला किसान को अच्छे मानकों के बीज उपलब्ध हो सके इस दिशा में प्रेरित करता है। और यह मेला किसान में और किसानी में दोनों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। आप सब देश भर से इस मेले में भाग लेने के लिए आए हैं। मैं भारत सरकार की ओर से और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से सभी किसान भाइयों और बहनों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन इस मौके पर करना चाहता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश की आधी से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है और देश में भूमिका कुछ भी हो, लेकिन देश की बड़ी जनसंख्या खेती के क्षेत्र में ही रोजगार प्राप्त करती है। कृषि की प्रधानता हो, कृषि पर निर्भरता हो, रोजगार के अवसर सृजित करने की क्षमता हो, तो ऐसे क्षेत्र को सरकार ने हमेशा प्राथमिकता पर ही रखना चाहिए। और इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा, खेती के क्षेत्र में
अनेक ऐसी सुविधाएं जिनकी किसान को जरूरत है, ऐसी तमाम सारी अनुदानित योजनाएं जिनके माध्यम से किसान का भला हो सकता है, इस पर सरकारें काम करती आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि हमारे देश में 86% जो किसान है वो छोटा किसान है। 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर के लगभग जमीन वाला किसान है। और जब हम छोटे किसान की तरफ देखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि छोटे किसान तक योजनाओं का लाभ भी 100% नहीं पहुंच पाता। छोटे किसान के पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है और छोटे किसान के पास कोई दूसरा निवेशक भी नहीं पहुंच पाता है। यही कारण है कि छोटे किसान परिवार का बेटा, उसकी यह मजबूरी हो जाती है कि वह खेती को छोड़कर किसी और दूसरे काम में जुड़ जाए, जिससे खेती के साथ एक तनख्वाह और एक वेतन जुड़ जाए तो उसका परिवार ठीक प्रकार से चल जाए। देश जब आजाद हुआ था उस समय हमारे जीडीपी में खेती का प्रतिशत आधे से अधिक था। लेकिन धीरे धीरे बाकी क्षेत्र आगे बढ़ते रहे और खेती का जीडीपी में योगदान घटता रहा। उसका मूल कारण है कि चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो रेल का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य प्रकार के उत्पादन के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आजादी के बाद आवश्यकता के अनुसार कानूनी बदलाव किए गए हैं। हर क्षेत्र में निजी निवेश हो सके, हर क्षेत्र में बैंकों का पैसा लग सके, इसके लिए सरकारों ने कानूनी प्रावधान भी किए, योजनाएं भी बनाई। तो आज हम देखते हैं कि किसान से अच्छी हालत में एक छोटी इंडस्ट्री वाला दिखाई देता है। कभी कभी हम देखते हैं कि अगर छोटे किसान की तुलना करो और एक ट्रक मालिक की तुलना करो तो ट्रक मालिक की आय बेहतर होती है बनस्पति किसान के। ये अंतर इसीलिए कि किसान की खेती में निजी पैसा नहीं लगा, किसान को कानूनी बंदिशों से मुक्त नहीं किया गया और जो ट्रक है उसमें ट्रक के मालिक की भी मार्जिन मनी लगी हुई है और ट्रक खरीदने के लिए बैंक का भी पैसा लिया हुआ है। इसलिए वो कमा भी ज्यादा रहा है और देश की प्रगति में भी योगदान ज्यादा दे रहा है और टैक्स के माध्यम से देश को रेवेन्यू देने में भी वो सक्षम है। इसलिए जब किसान की हम चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को यह विचार करने की आवश्यकता है कि अगर किसान को मुनाफे में लाना है, किसान खेती को और आगे बढ़ाए
किसान परिवार का पढ़ा लिखा नौजवान वह खेती की तरफ प्रवृत्त हो सके, तो इसके लिए जरूरी है कि कानूनी बंदिशों के द्वार खोले जावे, जिनको मोदी जी ने कानून बनाकर खोला है। और इसके लिए जरूरी है कि निजी निवेश किसान के खेत तक पहुंचे और किसान के गांव तक पहुंचे। किसान अपने खेत में उत्पादकता बढ़ा सके, इस दिशा में बहुत तेजी के साथ हमारे कृषि वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। आप सब प्रतिवर्ष अनुभव करते होंगे, हमारा पूसा संस्थान, हमारे कृषि विश्वविद्यालय, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र रोज रोज नए आविष्कार कर रहे हैं, नए नए बीजों का उत्पादन कर रहे हैं। यह इसीलिए हो रहा है कि खेती कम भी हो, लेकिन अगर उत्पादकता ज्यादा होगी तो छोटे किसान के जीवन में भी समृद्धता आ सकेगी। आज जब हम इस कृषि विज्ञान मेले में आए हुए हैं, तो हम इन सब जानकारियों से लाभान्वित हो रहे हैं, नए नए बीजों से परिचित हो रहे हैं, उनको खरीदकर अपने खेत में बोए तो निश्चित रूप से आमदनी बढ़ाने में, उत्पादकता बढ़ाने में हमारे को बड़ी मदद मिलेगी। इस दिशा में यह मेला निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम कृषि के क्षेत्र में है। किसान जब खेती करता है तो उसका उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उसे खाद मिले, बीज मिले, सिंचाई मिले, सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता हो। सारी चीजों की प्रचुरता के बावजूद भी यह आवश्यक है कि किसान के खेत में उत्पादन के लिए जो लागत है वह लागत सने सने कम हो। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद सबसे पहला कार्यक्रम चलाया और जिस पर बल दिया वो सॉइल हेल्थ कार्ड। 11 करोड़ से अधिक किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए। बड़ी मात्रा में मिट्टी का परीक्षण कराने के लिए लैबोरेटरी की संख्या जिलों जिलों में बढ़ाई गई। जिस प्रकार से हमको अगर बुखार आता है और डॉक्टर लिखता है ब्लड टेस्ट कराओ, और ब्लड टेस्ट में अगर मलेरिया आ जाता है तो 1 डोज कुनैन का खाओ, मलेरिया से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अगर हम ब्लड टेस्ट नहीं कराते हैं तो 1 हफ्ते भी बुखार की दवाई खाते रहो, बुखार उतरता नहीं है। जिस प्रकार से मानव शरीर के लिए जांच जरूरी है और दवाई जरूरी है, उसी प्रकार से अच्छी उपज के लिए धरती माता के स्वास्थ्य की जांच भी समय समय पर कराना जरूरी है। और यह सुविधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसानों को उपलब्ध कराई गई है।
अगर हम मिट्टी का परीक्षण कराएंगे तो हम पाएंगे कि जितना पानी हम खेत में दे रहे हैं उतने पानी की जरूरत नहीं है, जितना फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं उतना फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, जितना पेस्टिसाइड की उपयोग हम कर रहे हैं उतना पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, और टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की जरूरत है। टेक्नोलॉजी हमारी क्षमता को भी बढ़ाएगी, टेक्नोलॉजी हमारी फसल की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगी, और अगर गुणवत्तापूर्ण फसल होगी तो उसका दाम भी हमको अधिक मिलेगा। केमिकल फर्टिलाइजर कम यूज होगा, पेस्टिसाइड कम यूज होगा, पानी कम उपयोग होगा, तो निश्चित रूप से हमारी लागत घटेगी। जब आप पूसा संस्थान आते हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी से आपका परिचय होता है। कैलाश चौधरी जी अभी छोटे कोल्ड स्टोरेज के बारे में आपको बता रहे थे। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, सभी किसानों को उस छोटे कोल्ड स्टोरेज को देखकर जाना चाहिए। और 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उस फंड का उपयोग करके जितना हम अपनी फसल को बर्बादी से बचा लेंगे उतना ही किसान का जीवन आने वाले कल में समृद्ध होने वाला है। इसलिए जब खेती के क्षेत्र में हमारे पास रकबा भी है, हमारे पास मानव संसाधन भी है, हमारे पास अच्छी गुणवत्ता का बीज भी है, हमारे पास अच्छी तकनीक भी है, हमारे किसानों का परिश्रम भी है, हमारे पास पूसा जैसे संस्थान भी हैं, हमारे पास हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो फिर कोई कारण नहीं कि भारतवर्ष इतने बड़े भूगोल के बावजूद भी कृषि के क्षेत्र में दुनिया में बादशाहत न कर सके। हमारे किसान में वो ताकत है कि हम दुनिया के खेती के मामले में श्रेष्ठ राष्ट्र बन सकते हैं, लेकिन वक्त की नजाकत को पहचानना होगा, वक्त के साथ चलना होगा, कदम से कदम मिलाना होगा, प्रतिस्पर्धा में दौड़ना होगा, फसल की गुणवत्ता बढ़ानी होगी, और फसल का वाजिब मूल्य किसान को मिल सके, इसके लिए जो काम सरकार ने बताए हैं उन कामों पर भी हम सबको दृष्टि डालनी होगी। प्रधानमंत्री जी ने 10,000 एफपीओ बनाने का आह्वान किया है। 10,000 एफपीओ पर भारत सरकार 6,850 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। ये जो एफपीओ की कल्पना है, कृषि उत्पाद संगठन की कल्पना है, ये कृषि उत्पाद संगठन आने वाले कल में किसानों के जीवन में नया परिवर्तन लाने वाले हैं। जो छोटा किसान है उस किसान की ताकत बढ़ाने वाले हैं। जो छोटा किसान है उसकी जमीन का रकबा बढ़ाने वाले हैं, उसकी जमीन में उत्पादन बढ़ाने वाले हैं, उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाले हैं, वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके ये सुनिश्चित करने वाले हैं, वो वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके ये दिशा देने वाले हैं। इसलिए मैं आप सब किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं कि एफपीओ की योजना का भरपूर लाभ आपके आसपास के क्षेत्र को भी मिले और इसमें आप सब लोग भूमिका का निर्वाह करें तो हम कृषि के क्षेत्र का बहुत भला कर सकते हैं। एफपीओ के माध्यम से
हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। नए कानूनों के माध्यम से एक किसान अगर रोहतक में बैठा हुआ है और उसे लगता है कि कलकत्ता में उसकी फसल का भाव ज्यादा है, तो नया कानून इस बात की इजाजत देता है कि वो रोहतक में बैठकर अपने उत्पादन को कलकत्ता में बेच सके और वाजिब मूल्य प्राप्त कर सके। जब एफपीओ बनेंगे तो उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो किसान को पैसा ज्यादा मिलेगा। किसान को पैसा ज्यादा मिलेगा तो उसकी माली हालत सुधरेगी। इन एफपीओ के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया गया है कि 2 करोड़ रुपए तक का जो कर्ज है वो एफपीओ ले सकते हैं। कर्ज 2 करोड़ से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 2 करोड़ तक के कर्ज पर 3% ब्याज की सब्सिडी केंद्र सरकार से किसान को उपलब्ध कराई जाएगी। तो कुल मिला के अगर एक एफपीओ के माध्यम से आप लोग तय करते हैं कि हम फला फसल करेंगे और हम उसे बेचें क्यों, हम उसकी प्रोसेसिंग भी करेंगे, तो आप उसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हो, आप उसकी लेबलिंग भी कर सकते हो और आप उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हो। इसके लिए सरकार ने आपको रास्ता देने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। और हम सब जानते हैं किसान का खेत और किसान के उत्पादन का प्रोसेस, इसमें दूरी जमीन और आसमान जैसे अंतर की है। जैसे जैसे दूरी कम होगी वैसे वैसे किसान को उसकी फसल का अच्छा मूल्य प्रारंभ हो जाएगा। भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन इस दूरी को कम करके ज्यादा पैसा किसान के खाते में आए, यह सुनिश्चित करने का प्रयास सरकार के माध्यम से करने की कोशिश की जा रही है। एफपीओ का विषय हो, तकनीक के इस्तेमाल का विषय हो, 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का विषय हो, ये सारी योजनाएं गांव में किसान के पढ़े लिखे बेटे को गांव में ही रोकने के काम आएगी। जब इन योजनाओं पर अमल होगा, गांव गांव में वेयर हाउस बनेंगे, गांव गांव में नई तकनीक के कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, गांव गांव में ग्रेडिंग मशीनें लगेंगी, गांव गांव में प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे, तो गांव में ही रोजगार की अच्छी उपलब्धता होगी। बेटा गांव में ही रहेगा, वो खेती देखेगा भी और खेती करेगा भी, लेकिन फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ बनकर भी वो एक अच्छी तनख्वाह प्राप्त कर सकता है अपने गांव में रहकर ही। इससे गांव में पलायन रुकेगा, खेती के प्रति जो उदासीनता का भाव है वो समाप्त होगा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण ये कोई नारा नहीं है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है तो गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, किसान को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और इस देश के 130 करोड़ लोग कदम से कदम मिलाएंगे और कंधे से कंधा मिलाएंगे, तब आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न का निर्माण हो सकेगा।
इस दिशा में प्रधानमंत्री जी ने चौतरफा प्रयत्न किए। केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम हो, इस दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं। जैविक खेती का रकबा बढ़े, किसान को अपनी फसल जैविक का अच्छा मूल्य मिल सके, प्राकृतिक पद्धति खेती की ओर किसान आकर्षित हों, पशुपालन बढ़े, फूड प्रोसेसिंग बढ़े, मत्स्य पालन बढ़े, हर्बल खेती बढ़े, मधुमक्खी पालन बढ़े। और केसीसी के मामले में कैलाश चौधरी जी कह रहे थे, मुझे इस बात का गर्व है कि पहले किसान को फसल पर अगर जरूरत पड़ती तो खाद बीज के लिए साहूकार के पास ही कर्ज लेने जाना पड़ता था, और उस कर्ज में कई बार जमीन भी डूब जाती थी। लेकिन जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की, किसान को साहूकार से मुक्ति दिलाने के लिए। तब 20-25 हजार रुपए तक का कर्ज किसान को मिलता था। लेकिन मुझे ध्यान है, जब हम लोग सरकार में आए तो 6.5 लाख करोड़ रुपए तक का कर्जा किसानी के क्षेत्र को केसीसी के माध्यम से मिला करता था। नरेंद्र मोदी जी ने 6.5 लाख को बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपया किया, और इस बजट में 15 लाख को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपया किया। आज बैंक का केसीसी के माध्यम से 14 लाख करोड़ रुपया किसान की जेब में है। यह अपने आप में किसान के लिए बड़ी उपलब्धि है। कोई भी किसान, कोई भी पशुपालक केसीसी से बचे नहीं, इसके लिए आप सब लोगों को ध्यान है। फरवरी 20 में प्रधानमंत्री जी ने दोबारा इस अभियान की शुरुआत की थी। मार्च से लॉकडाउन हो गया, पूरी साल कोरोना के संकट में बीती। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार की ओर से इस हिंदुस्तान के बैंकों को, प्रधानमंत्री के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। कोविड के संकट में भी बैंकों ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। फरवरी 20 से लेकर आज फरवरी 21 चल रहा है, 12 महीने के भीतर 2 करोड़ 17 लाख किसानों ने केसीसी के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत किया, जिनको बैंक ने स्वीकृत कर दिया। और एक साल के भीतर 1,57,000 करोड़ रुपया नया पैसा बैंक से किसानों के पास पहुंचाने का एक सफलतम प्रयत्न किया गया। इस दिशा में लगातार भारत सरकार प्रयास कर रही है, और आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। जब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था, मेरी सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए समर्पित रहेगी। तब से लेकर आज तक आप सबके ध्यान में है, चाहे गांव में प्रधानमंत्री सड़क बनाने का मामला हो, चाहे गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का मामला हो, चाहे गरीब के घर को शौचालय देने का मामला हो, चाहे गरीब को गैस सिलेंडर देने का मामला हो, गरीब का जीवन जीना सुगम हो। जिस गरीब आदमी के पास अपनी छत नहीं है, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से छत दिलाने का विषय हो। इस दिशा में प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने सफलतम कोशिश की है। इस देश का किसान समृद्ध हो, 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो, इसलिए फिर किसान को केसीसी देना पड़े तो दीजिए, 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देना है तो दीजिए। देश के 10 करोड़ 75 लाख किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपया उनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से डालना है तो डालिए, लेकिन गांव गरीब और किसान का उत्थान होना चाहिए। यही प्रतिबद्धता नरेंद्र मोदी जी की है। कैलाश चौधरी जी कानून की चर्चा कर रहे थे। मैं कानून के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में कोई भी सरकार कभी ये हिमाकत नहीं कर सकती वो कोई ऐसा कानून बनाए जो कानून किसान को नुकसान करने वाला हो। आप सबको मालूम है, भारत सरकार ने कृषि सुधार बिल बनाए। आज किसान को अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जो ऑप्शन में बोली लग जाती है उसी पर बेच के जाना पड़ता है, मंडी का टैक्स चुकाना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया कि मंडी के बाहर भी किसान चाहे तो अपने घर से भी कहीं भी किसी को भी मनचाही कीमत पर अपनी फसल को बेच सकता है। अब किसान मंडी में आए या नहीं आए, इतनी स्वतंत्रता देने में किसी को दिक्कत हो सकती है क्या? मंडी में जाओगे तो टैक्स लगेगा, लेकिन मेरा कानून कहता है कि मंडी के बाहर अपने घर से बेचोगे तो ना केंद्र सरकार का टैक्स लगेगा ना राज्य सरकार का टैक्स लगेगा। आप सब किसान भाई बैठे हो, आपकी फसल के खरीद और बिक्री पर टैक्स को समाप्त करने वाली सरकार अच्छी है या टैक्स लगाने वाली सरकार अच्छी है? टैक्स समाप्त करने वाली अच्छी है कि नहीं, बताओ। अब अगर केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने बिना टैक्स के खरीद बिक्री की अनुमति, किसान को अपनी फसल किसी भी राज्य में बेचने की अनुमति और आजादी प्रदान की है, तो इसमें गलत क्या है? जो राज्य सरकारें टैक्स लगा रही हैं उन राज्य सरकारों के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं। आंदोलनकारी भाई भी उन लोगों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं जिनने किसान की फसल पर टैक्स माफ कर दिया। क्या यह आंदोलन न्यायोचित है? न्यायोचित है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से यह हो रहा है। हमारे देश में लोकतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और कुछ लोग तो देश में ऐसे हैं जब सुबह उनकी नींद खुलती है तभी से वो मोदी जी को कोसने का रात को सोने तक संकल्प ले लेते हैं। बस अंतर इतना ही है, कभी चेहरा किसी का होता है, कभी चेहरा किसी का होता है, लेकिन मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे, ये बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा है। यहां किसान बहन और भाई बैठे हुए हैं, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको आग्रह करना चाहता हूं, देश का किसान मजबूत होगा तो देश का गांव मजबूत होगा, देश की खेती समृद्ध होगी तो भारत समृद्ध होगा, और भारत समृद्ध होगा तभी आने वाले कल में भारत दुनिया का
श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो पाएगा और भारत दुनिया का सिरमौर बने, इसमें सबसे अधिक भूमिका कोई निर्वाह कर सकता है तो मेरे देश का अन्नदाता किसान है। आप सबसे प्रार्थना है, सरकार की योजनाओं का लाभ लीजिए, नए नए अनुसंधान का लाभ लीजिए और खेती को आत्मनिर्भर बनाइए और अपने देश को भी आत्मनिर्भर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।